नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 यानी डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के पहले पार्ट में आज हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग एंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग से। इसके अर्थ को हमने इन 5 शब्दों में व्यक्त किया है। आप याद करने के लिए इनके शॉर्ट फॉर्म में से याद कर सकते हैं, IGCML। तो इन 5 शब्दों में हम देखिए किस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं कि डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है ये? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। और ये करना किसको है? पीपल्स को, जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको, जो अपने सबॉर्डिनेट है उनको। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स को क्या करते हैं? ये लीड करते हैं टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। किसके लिए? लीडिंग पीपल्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से अब हमारा स्पष्ट हो गया। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इट्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए हम अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनकी मोटिवेट करते हैं और लीडिंग करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्टिंग की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहली आती है इनिशिएट्स एक्शन। कि डायरेक्टिंग में क्या है कि एक्शन लिया जाता है, शुरू किया जाता है। अब तक के जो जितने भी कार्य थे वो एक्शन लेने के लिए सेटिंग की थी उनकी, कि हमने प्लानिंग किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसके बाद में हमने क्या स्टाफिंग की। स्टाफिंग करने तक में क्या है कि लोग तो हमने भर्ती कर लिए, उनको काम पर लगा दिए, लेकिन अब वो काम कैसे करें, कैसे काम को शुरुआत कैसे करेंगे, वो डायरेक्टिंग के द्वारा बताया जाता है कि आप मशीन को इस तरीके से चलाइए, आप इस तरीके से कार्य करिए। जो भी काम बताना है वो स्टार्टिंग जो काम की होती है एक्शन की, वो डायरेक्टिंग से ही हमारी होती है। सेकंड है इसका नीडेड एवरी लेवल। यानी जो डायरेक्टिंग है ये ऐसा नहीं है कि केवल अपर लेवल या मिडल लेवल या लोअर लेवल पर ही जरूरत होती है इसकी जरूरत सभी लेवल्स पर होती है। चाहे वो जहाँ भी हमारे एक सबॉर्डिनेट होगा वहीं पर हमारे नीड जरूरत पड़ेगी डायरेक्टिंग की, कि अपने जो सबॉर्डिनेट को हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो ये हमारी डायरेक्टिंग है। तो ये सभी जो बॉस होते हैं वो अपने जो सबॉर्डिनेट को करते ही हैं। तो इसका मतलब है कि ये सभी लेवल्स पर डायरेक्टिंग हमारी जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे हमारी प्लानिंग थी, प्लानिंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस थी। स्टाफिंग हमने देखा, वो भी हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस थी। तो इसी तरह से डायरेक्टिंग भी हमारे जितने भी कार्य हैं ये सारे कंटिन्यूअस प्रोसेस में, आप किसी भी कार्य, जो मैनेजमेंट के जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों को आप कंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलते रहते हैं। उसी तरह से डायरेक्टिंग भी, जब हमारा सबॉर्डिनेट कोई होगा और हम उससे काम ले रहे होंगे तो उसे बताना पड़ेगा, और वो एक बार बता दिया इस बात खत्म नहीं होती, कि फिर दोबारा से उसको फॉलोअप भी करना होता है, फिर दोबारा फिर बताना होता है कोई कमी है। तो इस तरीके से अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा हम डायरेक्ट करते रहते हैं, उसे बताते रहते हैं। तो डायरेक्टिंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है हमारा टॉप टू बॉटम। अब कभी भी जो हमारा सबॉर्डिनेट है वो बॉस को, जो नीचे का कर्मचारी है वो अपने ऊपर के कर्मचारी को डायरेक्ट नहीं करता कि आप ऐसे करो, ऐसे काम करिए। हमेशा से ही जो हमारा बॉस होता है, जो ऊपर का कर्मचारी होता है, वो अपने लोअर कर्मचारी को ही जो डायरेक्ट करता है, उसी को बताता है कि आपको किस तरीके से कार्य करना है। इस तरह से डायरेक्टिंग की जो प्रोसेस है वो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की ओर चलती है।
अब हम चलते आगे इम्पोर्टेंस के ऊपर कि डायरेक्टिंग की हम करते क्यों आखिर डायरेक्ट, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इसको भी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है IIGFS। अब इसमें आई से हमारा क्या बनता है, सबसे पहले इनिशिएट्स एक्शन, जो कि हमने क्या करेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि इसकी इंपॉर्टेंस ही इसी बात में है सबसे पहले कि हम ये यहाँ पर काम की एक्शन की शुरुआत करते हैं, एक्शन का इनिशिएट लेते हैं, पहल करते हैं किसी काम को। दूसरा इंटीग्रेट एफर्ट्स। अब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट हमारे जो लोग होते हैं काम करने वाले, तो अब उनके जो एफर्ट्स होते हैं उनको मिलाना, उनको इंटीग्रेट करना, उनमें समन्वय स्थापित करना, ये हमारे क्या है डायरेक्टिंग का ये एक कार्य होता है। नेक्स्ट है गाइड सबॉर्डिनेट्स। अब जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो हालांकि चाहे वो जानते भी हों काम को, काम कैसे करना, लेकिन फिर भी हमें उसको गाइड करना होता है, उनको बताना होता है कि आपको काम किस तरीके से करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है हमारी फैसिलिटेट्स चेंजेस। अब कई बार जब चेंज करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको कई बार क्या विरोध होता है कि जो कर्मचारी हैं उनको डर होता है कहीं हमारे इससे कोई नुकसान ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अब पहले तो अकाउंट हमारा मैनुअल होता था, लेकिन अब हमने कंप्यूटर लगा दिए वहाँ पर। अब दूसरे कर्मचारियों को डर लगने लगा कहीं हमें यहाँ से निकलना ना पड़ जाए, कहीं ज़्यादा अब लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, एक कंप्यूटर कई लोगों का काम कर देगा तो हमारे यहाँ से काम कम हो सकता है और हमारी छुट्टी भी हो सकती है, तो वो उसका फिर विरोध करते हैं। तो अब इसको जो डायरेक्टिंग है, जो अपना जो बॉस है वो उनको इस बात में गाइड करता है, उनकी काउंसलिंग करता है, देखिए किसी की नौकरी नहीं जाएगी, इससे हमारा काम ज़्यादा बढ़ेगा, आपको भी काम सीख जाओगे तो आपकी एक ये एसेट्स बन जाएगी, आपको एक काम करना आ जाएगा, आप कहीं भी जाओगे तो आपको ज़्यादा इसमें सैलरी मिलेगी, तो कंप्यूटर जो काम करोगे तो उससे ज़्यादा आप काम करोगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है। इस तरीके से उनको जो चेंजेस होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको लागू करने में मदद की जाती है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का हमारा अर्थ है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में तो उसमें कि कर्मचारी चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा सैलरी मिले और जो ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा ज़्यादा लोग ज़्यादा कार्य करें, ज़्यादा प्रॉफिट कैसा हमें मिले। तो इसके बीच में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, इसको बैलेंस भी और कह सकते हैं हम ये, तो उनके बीच में बैलेंस बनाना और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लाना, ये भी हमारे क्या डायरेक्टिंग के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से ये हमारे इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ये लगभग हमारे सारे मीनिंग में ही समाये होते हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंस थी उसी तरीके से अब हमारे इसके हम प्रिंसिपल भी देखते हैं कि हमें जब डायरेक्टिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसे नियम हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसको भी हमने एक शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पर बनाया है MMUU हाफ, HALF, MMUU हाफ। ये याद करने के लिए तरीके हैं, आप कोई भी अपना कोई तरीका ऐसा बना सकते हैं जिससे कि आप याद करें, जिससे कोई चीज़ वो ज़्यादा देर तक याद रहे। आप जरूर नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाएं, आप अपनी क्रिएटिविटी लाइए इस चीज़ में याद करने के लिए कि किस चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं, किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करें कि वो हमारे ज़्यादा टाइम तक वो हमारे पास में याद रहे। तो सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का वो मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हर व्यक्ति अपना जितना उसके पोटेंशियल है, उसके अंदर जितना उसके अंदर क्षमता है वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे और पूरा कंट्रीब्यूट करे। जब सभी लोग अपना अपना पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स होते हैं वो हम प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो कम्युनिकेशन वो सही रहना चाहिए। वो सही का मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन दें वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस बात को पूरी तरह से ये समझ जाए कि हमसे जो हमारा बॉस है वो क्या चाहता है, उन्होंने क्या काम बताया और वो कैसे हमें करना है। तो जब तक ये संभव हो पाता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही, तो ये कम्युनिकेशन मैनेजरल जो कम्युनिकेशन है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, तो ये डायरेक्टिंग का वही है। यूनिटी ऑफ कमांड को हमें ये इस प्रिंसिपल को लागू करना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा वो लोग कमांड करने लग जाएंगे तो वो कन्फ्यूज्ड रहेगा कि वो किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। तो डायरेक्टिंग का इस प्रिंसिपल का डायरेक्टिंग में विशेष इंपॉर्टेंस है कि इसका हमें पालन करना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को डायरेक्ट करने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति कमांड करने वाला हो, एक ही आदमी किसी को आदेश दे कि आपको काम कैसे करना है।
नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है भाईचारा, कि हमें केवल ये नहीं कि आदेश एक एज ए बॉस होने के नाते ही आदेश नहीं देना, उनसे कह सकते हैं कि देखिए एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इस तरीके से कार्य करना चाहिए ये। तो इस तरीके से उन्हें केवल फॉर्मली ही आदेश नहीं देना, बल्कि इनफॉर्मल रूप से भाईचारे में भी काम करना होता है, आपस में एक मित्रता के वातावरण बना करके तब भी किसी से काम लेना होता है अपने सबॉर्डिनेट से। तो इस चीज़ का भी हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छे सफलता के लिए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी एक जरूरी चीज़ है। नेक्स्ट आता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब वही आपस में जितने ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग, जैसे कि हमने इंपोर्टेंस में भी अभी यहाँ पर पढ़े थे कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कि एक जो कर्मचारी वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले और ओनर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम मिले, काम मैं उनसे लूँ। तो उनके बीच में जो ऑब्जेक्टिव सबका एक होता है कि ज़्यादा कमाना, और ज़्यादा वो कैसे कमा सकते हैं, जब एक दूसरे का मदद करेंगे। मदद कैसे, अगर मान लो कर्मचारी पूरी तरीके से पूरे मन से काम नहीं करते, अपना पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो नेचुरल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन कम प्रॉफिट होगा। जब कम प्रॉफिट होगा तो फिर उनको सैलरी फिर पूरी नहीं मिल पाएगी, उनको भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर सभी जो कर्मचारी है उनको समझाया जाता है कि सभी अगर कर्मचारी सही से कार्य करते हैं, पूरा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन को जब ज़्यादा फायदा होगा तो उसमें से उनको भी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, उनको कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक्स। अब एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक्स क्या है, कि हमें किसके लिए कौन सी टेक्निक को अपनाना होता है। अब सभी लोग देखिए, एक लोअर लेवल पर जो कर्मचारी काम करता है उसका काम करने का एक अलग तरीका होता है, उसको अलग तरीके से समझाया जाता है। वहीं पर जो एक मैनेजर होता है उसको समझाने का, उनको डायरेक्ट करने का एक अलग तरीका होता है। जैसे हम एक सुपरवाइजर है अपने कर्मचारी को, तो वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि भाई आपको काम इस तरीके से करिए, लेकिन मैनेजर की ज़्यादातर हमें मोटिवेट करना होता है और उससे काउंसलिंग उसकी की जा सकती है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पर जो डायरेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो हमें अलग अलग अपनानी होती हैं। टॉप लेवल पर अलग तरह की टेक्निक अपनाई जाती हैं और लोअर लेवल पर हमें अलग तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनको हम इन्फ्लुएंस करें, यानी उनको जो हम कार्य करना चाहते हैं कि भाई ऐसा कार्य होना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए हमें जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि हम उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखें, जिससे कि हमारे कहने पर ही वो तुरंत कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। और इसके बाद लास्ट आता है हमारा फॉलो थ्रू। इसका मतलब होता है कि केवल आदेश देने से, कम्युनिकेट करने से काम नहीं चलता, उसको बाद में फिर फॉलोअप भी करना होता है उसका, कि हमने जो आदेश दिया था या जो इंस्ट्रक्ट किया था, जिस तरीके से हमने कार्य करना समझाया था, क्या उस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये फॉलोअप जरूरी है, फॉलोअप के बिना हमारा कोई भी जो कार्य वो पूरा नहीं हो पाता। तो डायरेक्शन में हमारे हमारे 8 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं बुक में, तो ये इस तरीके से हमारे पूरे हो जाते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, ये हमारा एलिमेंट्स। हालांकि इन एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास में अलग अलग चैप्टर्स हैं, हम डिटेल से इनकी अलग अलग अभी स्टडी करेंगे अगले वीडियोस में। तो एलिमेंट्स में हमारे 4 एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के आते हैं, सुपरविजन है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है और लीडरशिप है। अब इनको थोड़ा शॉर्ट में हम यहाँ पर अभी समझ लेते हैं, बाकी इनकी डिटेल जो स्टडी है वो अगले वीडियोस में हम करेंगे। सुपरविजन के ऊपर पूरा अलग एक वीडियो होगा, मोटिवेशन के ऊपर भी एक वीडियो है अलग बनाएंगे हम, और कम्युनिकेशन और लीडरशिप सभी के ऊपर अलग अलग एक ववीडियो इनके ऊपर बनाया जाएगा। तो सुपरविजन का अर्थ क्या होता है, अगर हम जैसे डायरेक्टिंग का हमने मीनिंग देखा था, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, तो ये 5 चीज़ें इसमें हमने की थी। अगर हम इनकी 4 चीज़ों, पहले 2 चीज़ों को देखें तो ये हमारे केस में आती हैं, ये हमारे सुपरविजन में आती हैं। यानी सुपरविजन कहाँ, सबसे लोअर लेवल पर जो कर्मचारी होते हैं उनको समझाना क्या है कि उनको पहले देखना, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है अपने सबॉर्डिनेट्स की, जो कर्मचारी होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उनको गाइड किया जाता है। ये चीज़ें हमारी क्या सुपरविजन के अंतर्गत शामिल हमारी होती हैं।
यानी इसका मतलब है जो सबसे नीचे लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनके देखना कि भाई वो कैसे कार्य कर रहे हैं, उनको वाचिंग करना, मॉनिटर करना उनकी, और फिर उनको इंस्ट्रक्ट करना कि भाई मशीन किस तरीके से चलानी है, ये औजार किस तरीके से पकड़ना है, और उनको गाइड करना कि आपको किस तरीके से कार्य करना चाहिए। ये हमारे सुपरविजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है, एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल, यानी उनको पीपल्स को एक्साइट करना, उनको मोटिवेट करना कि वो काम करने के लिए, जिससे ज़्यादा काम करने के लिए वो तैयार हो जाएं। और वो किसके लिए, डिजायर्ड गोल, जो हमारे गोल हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उनको अटेनमेंट करने के लिए, यानी उनको प्राप्त करने के लिए। तो मोटिवेशन का हमारा सीधा सा मोटा सा क्या अर्थ हुआ कि पीपल को एक्साइट्स करना टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो हमारे एम्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो लोग कार्य करें, वो किसके लिए करें, जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको प्राप्त करने के लिए कार्य करें और उनको इस चीज़ के लिए एक्साइट करना, ये हमारा मोटिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सीधा सा अर्थ है ट्रांसफरिंग आइडियाज़ एंड फैक्ट्स, यानी जो आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको ट्रांसफ़र करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इनको पहुंचाना, एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। और दूसरी बात और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल हमारा पहुंचाना ही नहीं है, ट्रांसफ़र ही नहीं करना आइडियाज़ का, बल्कि ये भी निश्चित करना है कि वो उनकी बात, उनकी समझ में भी आ गया है। कि जैसे हम अगर किसी से हम ये कहें कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो ये भी निश्चित करना है कि वो यही बात समझ रहा है जो हम कह रहे हैं, वो कहीं इसका उल्टा तो नहीं समझ रहा है, चोर को पकड़ो मत जाने दो। तो ये हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आइडिया, जो फैक्ट, जो सूचना हमने दी है, दूसरा उसको उसी अर्थ में समझ जाए जिस अर्थ में हम उस बात को कह रहे हैं। तो ये दोनों बातें इसमें, आइडियाज़ का ट्रांसफ़र भी करना और उनको समझाना भी, कि ये भी निश्चित करना कि वो उस बात को ठीक से समझ भी गए हैं। और लास्ट इसके एलिमेंट्स में आता है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप है इन्फ्लुएंस अदर्स इन सच ए मैनर टू डू व्हाट ए लीडर वांट देम टू डू, यानी किसी दूसरे लोगों को, यहाँ पर भी हमारे वही सबॉर्डिनेट होते हैं, उन सबॉर्डिनेट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना होता है कि जो हम चाहते हैं लोग वैसा ही कार्य करें। तो लीडर्स की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह लोगों से उस तरीके से, जैसा वो चाहता है वैसा कार्य करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको प्रेरित करता है कि देखिए ये काम करिए। तो इसके लिए वही बात ज़रूरी होता है कि उनकी भी जो अपने फॉलोअर्स होते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं पहले उनको पूरा करना होता है। कि जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जब उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो वो अपने लीडर के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर कोई मैनेजर एक अच्छा लीडर है तो वो एक अच्छा मैनेजर भी साबित होता है। तो मैनेजर के अंदर लीडरशिप का गुण भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आज ये हमारा डायरेक्टिंग का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके अगले वीडियोज़ में हम इनके एलिमेंट्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।